क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। हम उन सारी पॉलिसीज के ऊपर बात कर रहे हैं, उन सारी रणनीति के ऊपर बात कर रहे हैं, उन सारी प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं जिससे कि फूड प्रोडक्शन को हम इंप्रूव कर सकें। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए हमें मोर एंड मोर फूड चाहिए। हमें अधिक से अधिक भोजन की रिक्वायरमेंट है। पिछली क्लास में हमने जो है कई सारी फंडामेंटल चीजों पर बात किया था। हमने देखा था कि ह्यूमन पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रही है, हमें अपने फूड रिसोर्सेज को भी जो है वो इंप्रूव करना होगा ताकि हम अधिकांश पॉपुलेशन को जो है वो फूड को पहुंचा सकें और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, हमने पिछली क्लास में देखा था कि डेयरी फार्म का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। हमने देखा था कि पोल्ट्री फार्म का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए डेयरी और पोल्ट्री ये बड़े क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एग्रीकल्चर से। हमने एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर बात किया था, है ना बेटा के। चलिए तो एक काम करते हैं, आज लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि किसको हम जो है वो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, या ऑपरेशन फ्लूड किसने शुरू किया था? के ऑपरेशन फ्लूड या फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं हम, और ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? के यानी ऑपरेशन फ्लूड की बात करें हम, या हम बोले कि व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करें, श्वेत क्रांति की बात करें, तो इसका संबंध जो है वो किस साइंटिस्ट से है और ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? और एक क्वेश्चन का और उत्तर कीजिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, और इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? ये आप ढूंढकर मुझे बताइएगा, ठीक है ना। और ग्लोबली वर्ल्ड में किसको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है? थोड़ा सा मैं ट्रिकी चीज दे रहा हूं आपको कि आपको सर्च करना है और बताना है कि किसको हम जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड कहते हैं, किसको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहते हैं। ठीक है, दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको बतलाने। क्लियर? ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में पोल्ट्री के ऊपर भी बेटा बात किया था। हमने देखा था कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो कुछ बातें हमें समझ में आई थी कि यदि हम अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करें, हम जो है वो हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करें, और हम जिन जानवरों से हमें जो है वो फूड मिलता है, जिन जानवरों से का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी हम हेल्थ का ध्यान रखें, तो काफी हद तक प्रोडक्शन जो है वो इंप्रूव हो सकता है। फिर पिछली क्लास में हमने एवियन इन्फ्लुएंजा की बात की थी, बर्ड फ्लू की बात की थी। आपको एक क्वेश्चन का और उत्तर देना है कि बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है, कि बर्ड फ्लू वाले वायरस का नाम बताइए, कि कौन से वायरस से बर्ड फ्लू होता है, आपको बतलाना है। ठीक है, फिर आज बेटा हम बात करेंगे, हम एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर बात करेंगे कि एनिमल की ब्रीड को कैसे तैयार करते हैं, कैसे हम बेहतर ब्रीड के एनिमल्स को जो है वो तैयार करते हैं, क्या तरीके होते हैं, और क्या ये जो तरीके जिन पर हम बात करने वाले हैं ये लेटेस्ट आधुनिक खोज है, लेटेस्ट डिस्कवरी है। तो मैं क्लियर कर दूं आपको, ये लेटेस्ट डिस्कवरी नहीं है। आज के हजारों वर्षों पहले से, जब से मनुष्य ने जो है ह्यूमंस ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। जब हम बोलते हैं एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने का मतलब कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कुत्ता पालना सीख लिया, आपने घोड़े को पालना सीख लिया, आपने जो है वो बेल को पालना सीख लिया, गाय को पालना सीख लिया। तो बेसिकली ऐसे एनिमल जो ह्यूमन इकोनॉमी के अंदर, मनुष्य की अर्थव्यवस्था के अंदर, मनुष्य को भोजन प्रोवाइड करने के अंदर, मनुष्य को की सोशल सिस्टम के अंदर सेट हो गए, उन एनिमल्स को हमने क्या बोला? हमने कहा ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि टाइगर को रथ में नहीं जोतते हम, घोड़े को जोतते हैं, गधे को जोतते हैं, बेल को जोतते हैं। बैलगाड़ी में बेल लगाते हैं, घोड़ा गाड़ी में घोड़ा लगाते हैं। अब कोई शेर गाड़ी जो है वो केवल भैया देवी देवता और भगवान के बस की बात है, आम इंसान के बस की बात नहीं कि शेर गाड़ी बना ले वो, समझ गए? ठीक है, चलिए तो अब हमने कई सारे जो है वो कॉन्सेप्ट को देखा हमने यहां पर। तो हम एक बात तो समझे हैं कि कुल मिलाकर, जैसे हमने कहा था कि हॉलैंड का मिल्क दुनिया में बड़ा फेमस है,
क्या कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन इंडिया का क्रॉप प्रोड्यूस जो है वो दुनिया भर में फेमस होगा कि भारत का भाई इंडिया का मिल्क मिल जाए, मजा आ जाए? अभी हालत क्या है, मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द मिल्क इज एडल्ट्रेटेड, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का रेशियो हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें अपने किसानों को एम्पावर करना होगा, हमें अपने जो भी सिस्टम जिन कामों को हम छोटा समझते हैं ना, उन कामों को पहले तो छोटा समझना बंद करना होगा। समझ गए? कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से भरा कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, तो समझ गए? तो इसका मतलब यह है कि छोटे काम छोटे नहीं होते हैं, उनको यदि बेहतर प्रकार से किया जाए तो उन्हीं कामों से जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था बदल सकती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब आपको मैं भाषण नहीं दूंगा, अभी हम बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर बात करते हैं कि देखिए एनिमल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के। हम एनिमल्स का जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल्स का जो हम जो है वो अपनी ह्यूमन वेलफेयर में यूज कर रहे हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है के। तो एनिमल हस्बेंड्री में यदि हम एनिमल्स को जो है वो ग्रो कर रहे हैं, पाल रहे हैं उनको हम, तो हमें बेहतर क्वालिटी के एनिमल्स की रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं कि गाय की वैरायटी इतनी अच्छी हो कि मोस्ट ऑफ दी अधिक क्वांटिटी में हमको मिल्क मिले, मिल्क की गुणवत्ता भी बेहतर होना चाहिए। आपके पास जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो पावरफुल हॉर्स होना चाहिए ताकि वो अधिक काम कर सके। आपके पास जो बैल है, मतलब जो भी आप सोच लीजिए जो एनिमल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो बेटर ब्रीड का हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुंबई में कई सारे डॉग क्लिनिक है, डॉग क्लिनिक, वेटनरी डॉक्टर हैं और स्पेसिफिकली डॉग और कैट के लिए क्लिनिक बने। अखबार में कई बार ऐड निकलता है कि उनके यहाँ पे जो है छोटे पप्स या बच्चे जो है वो डॉग के और जो है बिल्ली के अवेलेबल होते हैं। कॉस्ट आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि एक छोटा सा डॉग जो है वो ऐड डालते हैं कि दिस पर्टिकुलर ब्रीड, इटालियन डॉग ब्रीड इज अवेलेबल, और इसका कीमत है 3 लाख रुपए का पब है। छोटा सा डॉगी 3 लाख रुपए का, छोटी सी बिल्ली 1 लाख रुपए की। आपको सुनकर लग रहा होगा सर तो पागल बना रहे हैं, नहीं मैं सच बोल रहा हूं कि यहां पर ऐसे सलून है, ऐसे जो है बॉम्बे के अंदर ऐसे जो है वो हेयर ड्रेसर है जो डॉग का हेयर ड्रेसिंग करते हैं। यस, सच है। मतलब ऐसे होटल भी खुले हैं यहां पर 1-2। जब आप कहीं बाहर फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो तो आप तो विदेश निकल गए, अपना डॉगी आप होटल में दे गए, तो होटल में उसकी पूरी खातिरदारी की जाएगी डॉग की। ऐसे भी होटल है। मतलब जो है, अब हम बात करें कि हम ये तो हमने एक एक्सट्रीम एग्जांपल आपको बताया जिसका संबंध जो है वो बेसिकली लाइफ स्टाइल से। लेकिन यदि हम जो है किसान है तो हमको बेहतर ब्रीड के एनिमल की रिक्वायरमेंट है कि हम दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें मुर्गी चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमने बताया था पिछली क्लास को कि ब्रॉयलर कम समय में जो है वो तेजी से ग्रो करता है ताकि जो है मीट की सप्लाई लगातार हो सके। अंडे देने वाली मुर्गी की वो 365 दिन में से 300 अंडे प्रोवाइड कर सके, मोस्ट ऑफ द अंडे प्रोवाइड कर सके, लगभग रोज अंडा दे सके। ऐसी मुर्गियों की ब्रीड को हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इंप्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस। देखिए क्या लिखा है इसमें, क्या पर्पस है हमारा, दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम कट के। तो बेटा क्या पर्पस है हमारा, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द एनिमल ब्रीडिंग, के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य ये है कि हम ऐसे एनिमल्स को हम तैयार करें जिनसे हमें अधिक उत्पादन मिलता हो। यदि मीट के लिए एनिमल तैयार करेंगे तो वो एनिमल का जो है वो साइज जल्दी बढ़ता हो ताकि जो है वो जल्दी से जल्दी उसको मार्केट में भेजा जा सके उसको। ठीक है, अब आप में से कई लोग जो वेजिटेरियन है, मैं भी ओवो वेजिटेरियन हूं। ठीक है, कभी कभी वंस इन ए वाइल कभी जो ऐसा होता है, कोई ऐसी पार्टी है तो कभी जब मैं चिकन का 1 पीस खा लेता हूं। अदरवाइज अब ये मेरी वाइफ बोलती है कि तुम बड़े जो है इस मामले में बड़े जो है वो फर्जी आदमी हो, तुम के हिपोक्रेट क्या बोलते हैं उसको, अरे यार मैं वर्ड ही भूल गया है। तो मतलब ये है कि हिपोक्रेट तो खैर मेडिकल के वो है, तो वो कहते हैं कि तुम बड़े जो है ना वाइज हो, कभी बोलते हो कि ये नहीं खाना, कभी बोलते हो वेज हूँ, आज कभी सडनली अचानक से सालों बाद नॉन वेज के रूप में दिखाई पड़ते हो। तो एक्चुअली ये नॉन वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन लोग डिफरेंट कि दे एवरी मील दे हैव मीट पोर्शन, दे आर कंसिडर्ड नॉन वेजिटेरियन के। यदि आपने साल में एक बार यदि आपने कभी जो है वो मुर्गा खा लिया, आपने के कोई पीस आपने कुछ चख लिया, तो आप सडनली नॉन वेजिटेरियन नहीं हो जाते हैं आपके। और हाँ, ये भी आता है कि आपको वीगन या 100% वेज का दर्जा भी नहीं मिल सकता है। मैं कोई अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, उनके जो सच है वो मैं आपको बतला रहा हूं उनके। तो असल में बात यह है कि
कई लोग सोचते हैं कि एनिमल के साथ तो ये क्रूएलिटी है। मैं मानता हूं कि यदि हम ह्यूमैनिटी के एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक क्रूएलिटी है, लेकिन प्रकृति ने नेचर में क्या है, नेचर में ह्यूमंस को जिस प्रकार से इवॉल्व किया है ह्यूमंस, तो वहां पर यदि आप अपने आप को एज एन एनिमल देखें तो आपके पास दोनों विकल्प हैं खाने के लिए, वेज और नॉन वेज दोनों विकल्प हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, यदि उसको हम मान लें कि वो पूरा 100% वेज पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाए तो देयर इज सीवियर स्कार्सिटी ऑफ फूड ऑन द अर्थ के। कभी आप गूगल ही कर लीजिएगा, फूड की बड़ी भारी कमी हो जाएगी। यदि पूरी पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन हो जाए तो भी वही प्रॉब्लम है। तो बैलेंस बना हुआ है, और वो बैलेंस जो है ना, वही देखिए संतुलन ही जो है वो सामंजस्य के में जरूरी होता है कि सब कुछ सिस्टम चल रहा है, मतलब वहां पर इक्विलिब्रियम बना हुआ है कि ये सब जो है वो मैनेज कर रहा है आपस में। कि इसलिए फूड को लेकर जब मेरे कई सारे जो है वो जानने वाले, जैसे हमारे घर में एक रिलेटिव आई, तो हमारे घर में कभी कभी जो हमारे बच्चे होते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट में ऑमलेट भी लेते हैं, ठीक है। तो उनको पहले से मम्मी ने बता दिया कि अभी 10-12 दिन अंडा नहीं बनेगा कोई भी, क्योंकि वो अंडा उनको, वो किचन में खाना नहीं खाएंगे वो, ठीक है, नहीं बना। पर इस तरह का वाइसेस, मतलब मेरा मानना यह है कि इस तरह के जो वाइसेस होते हैं ना हमारे फूड को लेके, ये बेसिकली हमको देखिए दूसरे का फूड हैबिट क्या है, वो कैसे कल्चर में पला बढ़ा है, हम नहीं जानते नाटके। तो हमको चाइनीज लोगों के फूड को लेकर आप मन में ये बना कि ये लोग तो बड़े गंदे हैं, कुछ भी खा लेते हैं इनके, या इसके लिए कि ये ऐसा है, ये बनाना गलत है। कि मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं बेटा, जिंदगी में एक बात याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम ये है, डोंट बी जजमेंटल। क्योंकि लाइफ में 3 चीजें होती हैं, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तेरा सच, मेरा सच और असली का सच। 3 वर्जन होते हैं, तेरा, मेरा और सच, कि एक आपका वर्जन, एक मेरा वर्जन और एक सच क्या है वो है, ठीक है। तो इसलिए लाइफ में कभी भी जो है ना जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। कि हमको जब कभी किसी अपने क्लोज व्यक्ति पर हमें डाउट हो, संदेह हो, तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए उसको, कि ठीक है ऐसा हो सकता है, परंतु हमने 100% देखा नहीं है। क्योंकि क्या होता है बेटा कि चीजों को जोड़ना बहुत कठिन है, तोड़ना बड़ा आसान होता है। चलिए, अब आप बोलोगे सर कहां खो जाते हो बार बार, में कहीं कहीं खोया हूं, मैं आपके साथ ही जुड़ा हुआ हूं। तो मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि हमारा पर्पस ये है कि हम एनिमल्स को जो है कि जो ईल्ड है उनकी, वो ईल्ड से अंडे की बात करें तो मुर्गी अधिक अंडा देना चाहिए, गाय अधिक दूध देना चाहिए, मीट अधिक मिलना चाहिए हमको, के ये पर्पस है हमारा। और दूसरी बात ये कि जो क्वालिटी है मिल्क का वो भी इंप्रूव होना चाहिए, अंडा जो है वो भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। फॉर वॉट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वुड वी ब्रीड एनिमल्स के, वुड द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर डिफर विद द चॉइस ऑफ एनिमल के। अब सिंपल सी बात है कि हम किन लक्षणों को चुनना चाह रहे हैं, मतलब हम चाह ये रहे हैं कि यदि हमें देखिए, हमें यदि जो है वो एक बेल चाहिए हमको के, तो हम ये चाह रहे हैं कि बेल की ऐसी पॉपुलेशन हो, बुल की ऐसी पॉपुलेशन हो जो स्ट्रांग हो। हॉर्स चाहिए हमको के, घोड़े की ब्रीड की, आपको तो बॉम्बे में जहां मैं रहता हूं उसके बिल्कुल पास में जो है वो रेस कोर्स है, वर्ली एक जगह है साउथ मुंबई में, वहां पर रेस कोर्स है। वहां पर हर साल जो है वो अपना हम कहते हैं कि डर्बी रेस होता है यहाँ पे। अभी भी था, 4-5 दिन पहले डर्बी रेस था, और मेरे को भी इसका बाकायदा इन्विटेशन था, पास था क्लब की ओर से, पर मैं अपने बिजी शेड्यूल के चलते नहीं जा पाया। वहां पर ये सैफ अली खान, करीना कपूर, ये सब भी डर्बी रेस में आते हैं। घोड़ों की रेस है, एकदम स्ट्रांग बड़े बड़े घोड़े, ऐसे घोड़े आपने कभी देखे ना हो, इतने बड़े साइज के ऐसे जो है स्ट्रांग हॉर्सेस दिखाई पड़ते हैं। फिर कभी किसी जॉकी से जो घुड़सवार होता है उससे बात हुआ कि भाई ये जो हॉर्स है ये कहां का, उसने कहा साहब ये अरब की ब्रीड है, अरेबियन हॉर्स है, और ये हॉर्स जो है आज के ये उस ब्रीड का हॉर्स है जिसको जो है आज के 500 वर्ष पहले भी जो वहां पे सुल्तान रहे होंगे अरब में, उनके पास कुछ स्पेसिफिक हॉर्स थे जो उन्होंने कहीं से अफ्रीका से कहीं से उन्होंने जो है वो कहीं से उन्होंने लेके आए थे और उनको ब्रीड करके तैयार किया था। तो वो हॉर्स की कहीं ब्रीड का ये हॉर्स है, और इस हॉर्स की कीमत, कैन यू इमेजिन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट हॉर्स? 75 लाख रुपीज, 75 लाख रुपए का घोड़ा। मान लीजिए आप टैक्स वैक्स लगा लोगे, जीएसटी लगा लोगे तो 1 करोड़ का घोड़ा हो जाएगा वो, है ठीक है। तो इतना बड़ा, जो इतना महंगा हॉर्स, कई घोड़े ऐसे जो उससे भी महंगे हो सकते हैं। तो जब हम घोड़े की बात कर रहे हैं तो हमारा क्राइटेरिया डिफरेंट है कि हम क्या चाहते हैं। बैल की बात कर रहे हैं, हमारा क्राइटेरिया डिफरेंट है।
गाय की बात कर रहे हैं तो हमारा क्राइटेरिया है, अरे गाय हमको वो नहीं चाहिए वो बहुत तेज दौड़ती हो, बकरी वो नहीं चाहिए जो घोड़े से बराबर तेज दौड़ती हो, पकड़ ही नहीं पाएंगे बकरी को। हमको अलग अलग है ना, हमारी जो भी कैरेक्टर चुनना चाह रहे हैं वो हमारे अलग है, वो हमारे अपने वेलफेयर के हिसाब से चुन रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड द टर्म। अब बस बात आती है कि ब्रीड वर्ड बार बार मैंने यूज किया, मैंने कहा ये उस ब्रीड का है, ये सबसे अच्छी ब्रीड का है, ये अरेबियन ब्रीड का है। तो ब्रीड का मतलब क्या है, तो ब्रीड का मतलब होता है बेटा ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स related by descent and similar in most characters like the general appearance, feature, size, configuration are said to belong to the breed के। अब मैंने कहा, आपको बताया, मैंने आपसे कहा कि वो घोड़ा जिसके बारे में आपको बात कर रहा था वो अरेबियन ब्रीड का है, मतलब अरब के घोड़ों के समूह का है। अरेबियन ब्रीड में उसने कहा सुल्तान के पास एक फ्लॉक था, एक जो है वो घोड़ों की जगह थी, वहां पे जो अस्तबल था उनके पास में, वो जो जहां मैं भूल रहा हूं क्या बोलते हैं उसको, तो वहां पर जो है वो घोड़े रखते थे, तो वहां पे जो है कुछ अच्छी ब्रीड के घोड़े थे, उन्हीं के वंश का घोड़ा है, मतलब उन्हीं को इनब्रीडिंग कराया गया, उनको आपस में क्रॉस किया गया और उसके बाद अगली पीढ़ी को तैयार किया गया। आपको बता दूं मैं कि ब्रीड का इतना असर है ब्रीड वर्ड का कि आज के कई हजारों साल पहले के जब रोमन सिविलाइजेशन की बात करते हैं हम, के इजिप्ट की बात करते हैं हम, रोम अलग जगह पर है, इजिप्ट अलग जगह पर के, ठीक है। रोम जो है आपका यूरोप में आता है आपका, और इजिप्ट जो है वो कहां आता है आपके, अफ्रीका में आता है। तो यदि हम बात करें दोनों जगह पर एक कॉमन बिलीफ ये था कि जो हमारा किंग है वो सबसे उच्च क्वालिटी का है, उसका जो खून रक्त है उसके अंदर देवताओं का खून है, उसके अंदर के उसके अंदर जो ब्लड है वो देवताओं से आया, मतलब हेवन से जो है वो यहाँ पे डिसेंड किए हैं। तो मतलब देवता कभी धरती पर आए होंगे तो वो अपने बच्चे यहाँ पर छोड़ गए और वही किंग है। आम आदमी की हिम्मत नहीं थी कि उनसे आंखें मिलाकर बात कर ले, आंखें मिलाई तो वो आंखों से गोटियां खेलते थे, ठीक है, इतने खतरनाक थे। कहने को देवता के वंशज थे लेकिन क्रूर भयंकर थे वो। उनके मन में ये भरोसा, ये यकीन था उनको कि हमसे बेहतर कुछ नहीं है। इतना गहरा यकीन था कि वो सगे भाई बहनों की शादी करवाते थे, क्योंकि उससे क्या था, उससे कहीं ऐसा ना हो कि देवताओं के रक्त में कोई आम आदमी का रक्त मिल जाए, देवताओं के ब्लड में कोई कॉमन मैन का ब्लड मिल जाए, इसलिए नहीं। वो कहते हैं, आज भी मानते कई लोग वहां के, कि रोमन साम्राज्य खत्म इसीलिए हुआ, अपने कामों को दोष नहीं देते वो ये नहीं बोलते कि हमने काम गलत किए, वो कहते हैं रोमन साम्राज्य इसलिए खत्म हुआ क्योंकि लोगों वहां के राजकुमारों ने आम आदमियों से विवाह किया, तो जो ब्लड था, देवताओं का खून था, वो डाइल्यूट हो गया और आम आदमी का खून बन गया, और आम आदमी पार्टी, सॉरी आम आदमी बन के जो है वो आम ही आदमी बन गया, ठीक है। तो मतलब खत्म हो गया साम्राज्य। तो कहने का मतलब यह है कि इतना गहरा प्रभाव, सोचो आप एनिमल का क्या मतलब, ये जो ब्रीड है अरेबियन ब्रीड का घोड़ा है, तो उसको नॉर्मल ब्रीड से क्रॉस नहीं करेंगे, वो अरेबियन ब्रीड के ही घोड़े से क्रॉस कराएंगे, जिससे कि वो ब्रीड में मिक्सिंग ना हो कैरेक्टर की। तो ब्रीड का मतलब क्या है, एक ग्रुप ऑफ एनिमल, जंतुओं का एक समूह जो रिलेटेड बाय डिसेंट, मतलब होता है अब पीढ़ी दर पीढ़ी, डिसेंट मतलब एक के बाद एक पीढ़ी, एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर, अधिकांश अक्षर समान होते हैं, देखने में एक जैसा, जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन के, वो एक ब्रीड के। अब व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन द एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड के, एक ही ब्रीड के एनिमल के बीच ब्रीडिंग कराएंगे, उसे इनब्रीडिंग बोलेंगे हम के, मतलब कोई बाहर का ब्रीड का एनिमल नहीं आना चाहिए क्रॉस करने के लिए, एक ही ब्रीड के एनिमल को क्रॉस कराओगे उसे आप इनब्रीडिंग बोलोगे के, और जब डिफरेंट ब्रीड के बीच क्रॉस कराओगे उसे हम आउटब्रीडिंग बोलते हैं। तो दोनों वर्ड वेरी वेरी IMP, ठीक है। अब आपको बता दूं मैं, ये चैप्टर ऐसा है, ये बाउंसर चैप्टर है के, मतलब इसको 90% बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसे सोच के कि ये बकवास है, ये ऐसा है बोर है, ये ऐसा है नहीं आएगा, ये ऐसा है कि कोई चैनल भी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, ऐसा चैप्टर है, ठीक है। तो एक्चुअली बात ये है कि दिस इज द चैप्टर फ्रॉम वेयर द एग्जामिनर मे टेक मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसे मालूम है। दिस इज द चैप्टर विच इज हैविंग द ग्रेटर सिग्निफिकेंस, क्योंकि आपको सिखाने की कोशिश कर रही है सरकार की, जान लो भाई क्या होता है एनिमल ब्रीडिंग, तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट पता है, अवेयरनेस वाला चैप्टर है के, इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनिमल ब्रीडिंग मतलब फूड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये चैप्टर को अवॉइड मत करना बिल्कुल भी। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑल्सो वो भी जोड़ लो उसमें, इसको अवॉइड नहीं करना। ये चैप्टर जो है वो जनरल अवेयरनेस के चैप्टर है, एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर देगा, ठीक है।
चलिए, तो अभी इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग में डिफरेंस का चार्ट बना लेते हैं, लफड़ा ही खत्म करते हैं, पूरी कहानी समझ लेते हैं अच्छे से हमके। तो हमने दो कॉलम बनाए, एक तरफ इनब्रीडिंग, दूसरी तरफ आउटब्रीडिंग की इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग जो है वो उसमें क्या डिफरेंस है। इनब्रीडिंग में पहले कॉलम में लिखा हमने मैटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन के, मतलब 4 से 6 पीढ़ी तक हमने जो है वो एक ही सेम ब्रीड के एनिमल्स को आपस में हमने क्रॉस किया हमने के, जो एक ही पीढ़ी के हैं, एक ही जो है वो ब्रीड के हैं। आउटब्रीडिंग का मतलब है ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स के, अनरिलेटेड एनिमल को हमने ब्रीड किया आपस में, जो सेम या डिफरेंट ब्रीड के, जो जनरली डिफरेंट ब्रीड के होते हैं, जो कॉमन, जिनका कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है। कभी कभी सेम ब्रीड के भी होते हैं लेकिन उनका कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है, मतलब एक ही माता पिता की संतान है या एक ही वंश के नहीं होते हो। जैसे हम कहते हैं ना कि आपको बता दूं मैं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसको कैसे जो है वो अंतर पे हम आते हैं आगे। अभी सुन लो एक बात को, एक मिनट, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं नोट करने से। अंतर पे हम ऐसे आते हैं कि क्या होता है कि आप देखेंगे कि जब जब जो है वो हिंदुओं में जब शादी होती है, मैरिज होती है, तो वो गोत्र देखते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो देखो, अभी आपको बता दूं कि बहुत ट्रेडिशनल है कि गोत्र देखते हैं, पहले कास्ट देखेंगे फिर गोत्र देखेंगे। और जनरली एक चीज का मैं विरोध करता हूं कि वो सेम कास्ट पर बड़ा फोकस करते हैं। तो कास्ट इज समथिंग कि जिसको जो है अब जो आउटडेटेड हो गए, कास्ट या जातिवाद जो है वो अब आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। गोत्र देखते हैं, गोत्र स्टिल रिलेवेंट, कि उसका पर्पस ये है कि वो चाहते ये है कि गोत्र का मतलब होता है कि एक ही वंश के लोग हैं। वो कहते हैं सेम गोत्र के लड़का लड़की के बीच मैरिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे समस्या होगी, देवता नाराज हो जाएंगे। एक्चुअली देवता नाराज हो ना हो ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि एक ही वंश के यदि लड़का लड़की के बीच मैरिज करने पर प्रॉब्लम ये होती है कि जेनेटिक डिफेक्ट की नंबर बढ़ जाती है, रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन में आने पर। इसलिए टेक्निकली अवॉइड करने के लिए इसको धर्म के साथ में जोड़ दिया गया, जो कि बड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। सबसे अच्छा क्या, जो इंटरकास्ट मैरिज भी यदि होती है, देखिए मैं किसी चीज का विरोध या सपोर्ट नहीं करता, मैं कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं कि वहां पे क्या, वहां पे सेम गोत्र का संभावना ही नहीं है। तो वहां पे तो एक्चुअली ह्यूमन रेस भी जो है, ह्यूमन रेस में भी जो है वो हम देखें तो प्रकृति भी जो है, और जो हमने धीमे धीमे इवॉल्व कर रहे हैं, हम भी आउटब्रीडिंग की ओर हमने भी फोकस किया है, ठीक है। ये ना जो कि हम जो है वो अपने सामाजिक ताने बाने के अंतर्गत करते हैं, एनिमल्स के लिए हम डिफरेंट बात कर रहे हैं यहाँ पे हम के। तो मैंने क्या कहा, चलिए दूसरा अंतर। तो अब आउटब्रीडिंग में क्या लिखा, हमने लिखा कि जो है वो अनरिलेटेड एनिमल होते हैं, सेम या डिफरेंट ब्रीड के, जो जिनका कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, उनको क्रॉस करते हैं हम के। फिर इनब्रीडिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर टाइप्स, के इनब्रीडिंग को के और टाइप नहीं होते हैं, केवल इनब्रीडिंग मतलब इनब्रीडिंग के, जबकि आउटब्रीडिंग के जो है वो और भी टाइप देखने मिलते हैं। ये आउट क्रॉसिंग होती है, मतलब एकदम ही डिफरेंट एनिमल है आउट क्रॉसिंग के, जो ब्रीड का भी नहीं है। फिर क्रॉस ब्रीडिंग होती है, देन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर इनब्रीडिंग में हमेशा सेम स्पीसीज को ही हम आपस में ब्रीड करते हैं, जबकि आउटब्रीडिंग में जब हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, अंतर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो वहां पे हम दो डिफरेंट स्पीसीज को क्रॉस करते हैं। जैसे कि घोड़े को और हमने जो है वो गधे को, जो हमने हॉर्स को और एस को क्रॉस किया हमने, और क्या बनाया हमने, म्यूल्स को बनाया, खच्चर को बनाया के, तो ये भी हम करते हैं आउटब्रीडिंग में, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं इनब्रीडिंग में क्या लिखा है। Inbreeding refers to the mating of more closely related individual within the same breed for 4 to 6 जनरेशन, ठीक है। और ब्रीडिंग के प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग होता है कि हम बेहतर मेल को बेहतर फीमेल से, उस ब्रीड का सबसे बेस्ट जो मेल होगा कैरेक्टर में उसको चुनेंगे, सबसे बेस्ट फीमेल होगा उसको चुनेंगे, उनको हम आपस में ब्रीड कराएंगे, ठीक है। उनका पेयर तैयार करेंगे, उसे ब्रीड कराएंगे। द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मैटिंग are evaluated and superior male and female among them are identified for further mating, के हर बार की हर पीढ़ी में हम बेहतर मेल और बेहतर फीमेल को चुन लेंगे और उनसे अगली पीढ़ी को तैयार करेंगे। हर जनरेशन में हम ऐसा ही करेंगे, इससे एक बेहतर कैरेक्टर को हम मेंटेन रखने में हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। ए सुपीरियर फीमेल इन केस ऑफ कैटल, अब कैटल्स के लिए यदि आप किसको सुपीरियर फीमेल बोलोगे, वो गाय या वो भैंस जो कि अधिक मिल्क का प्रोडक्शन करती है, उसके जो लैक्टेशन पीरियड में अधिक दूध देने वाली गाय या भैंस है, वो आपके लिए सुपीरियर फीमेल है के। और यदि आप सुपीरियर मेल की बात करेंगे बेल में के कैटल्स के अंदर ही, तो आप बोलेंगे which gives rise to superior progeny as compared to those other male, के जो दूसरे मेल की तुलना में बेहतर प्रोजनी को जो है वो बेहतर संतानों को उत्पन्न करता हो, बेहतर कैरेक्टर वाली संतानों को उत्पन्न करता हो, जिसके जो है वो फिजिकल कैरेक्टर बेहतर होते हो, वो सुपीरियर मेल कहलाएगा, ठीक है।
आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूं। जुड़ देखिए, ये तो हम एनिमल की बात कर रहे हैं, पर मनुष्य में भी इस तरह की चीजें देखने मिल रही है हमको कि आज जो है वो, मुझे जहां तक जाना है, पोलैंड के अंदर या कोई कंपनी है, उस कंपनी ने एक काम शुरू किया। उसने जितने भी टॉप के सेलिब्रिटीज है, जैसे हमने कहा जस्टिन बीबर हुआ, शकीरा, मार्टिना हिंगिस, विलियम्स सिस्टर्स, रोजर फेडरर, तमाम दुनिया भर के टॉप के स्पोर्ट्स पर्सन, टॉप के एक्टर्स, टॉप के जो है वो सिंगर्स, टॉप के जितने लोग हैं, और टॉप के इवन पॉलिटिशियंस, टॉप के जो ऑरेटर हैं, जो उन लोगों को सबको उन्होंने इनवाइट किया। उन्होंने बोला कि भाई देखिए, हम सबको, वो आपको बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ी के लिए, हम आपके स्पर्म को या ओवम को, मेल है तो स्पर्म, फीमेल है तो ओवम, इसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं अपने पास लेबोरेटरी में, और आप हमें इसकी परमिशन दीजिए। उन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज के स्पर्म्स को, जो मेल सेलिब्रिटी उनके स्पर्म को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, उन्होंने कई सारी फीमेल सेलिब्रिटी के ओवम को भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है उन्होंने। तो बेसिकली उनका पर्पस ये है कि वो उस उम्मीद में है कि इन फ्यूचर शायद कभी आने वाले कुछ 100 सालों के बाद में, कुछ सालों के बाद में, हो सकता है कि हम डिजाइनर बेबी प्रोड्यूस कर सकें, हो सकता है इनके बेहतर जीन को हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। अब ये सब देखिए, इसको लेके सरकार ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, आप ह्यूमन जीनोम के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन संभावनाओं पर, भविष्य की संभावनाओं पर चीजें जीवित है। कहा तो यह भी गया था कि तुम पृथ्वी को गोल नहीं बोल सकते हो, पृथ्वी चौकोर होती है। गोल बोलने वाले को मार भी दिया करते थे, तब भी गोल ही निकली, जो करना था वो हो गया। ठीक है, तो नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम है कि क्या सही क्या गलत, क्योंकि देखिए इस समय हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी छोटी सोच से सही या गलत चुन सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्या सही क्या गलत है, इसको जज करने का मादा किसी में नहीं दुनिया में। ठीक है, जो सही है और जो गलत है, गलत तब गलत है जब पूरी ह्यूमैनिटी के लिए वो खतरा बन जाए, सही तब सही है जब वो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने में काम आए, बाकी सब चीजें इररिलेवेंट है। चलिए, अब इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। अब जब भी आप इनब्रीडिंग करेंगे तो होमोजाइगस कैरेक्टर जो है वो प्रमोट होंगे उठ के। तो होमोजाइगोसिटी को देखिए, क्योंकि कारण ये कि सेम ब्रीड को आप क्रॉस कर रहे हैं, तो जीन जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में आने की संभावनाएं बढ़ती हैं, और इससे क्या होता है, एक समय के बाद प्योर लाइन बन जाता है। याद है ना कि आप कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करते हैं, होमोजाइगस कंडीशन बनने लगती है, और क्या होता है, उससे प्योर लाइन प्लांट बनते हैं, है ना। वही कॉन्सेप्ट एनिमल पे लागू होता है। तो इनब्रीडिंग से क्या होता है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। Thus inbreeding is necessary if we want to evolve a pure line of any animal। मैंने कहा ना आपसे कि किसी भी एनिमल का हम बिल्कुल प्योर लाइन चाहते हैं हम, कि इसके अंदर सारे जीन जो है वो हायर क्वालिटी के हों, तो वहां पर इनब्रीडिंग करने से प्योर लाइन हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक खतरा भी यहां पे, इनब्रीडिंग एक्सपोजेज हार्मफुल रेसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन के। अब होता क्या है कि इनब्रीडिंग का एक बड़ा खतरा यह है कि मान लीजिए कोई रेसेसिव खतरनाक जीन है और लगातार इनब्रीडिंग कर रहे हैं, तो रेसेसिव जीन के होमोजाइगस कंडीशन में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और जब रेसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो वो बीमारी को एक्सप्रेस करेगा, तो वो खतरा बढ़ जाता है। इस चीज को कई बार हम क्या बोलते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी लगातार इनब्रीडिंग करने से जो है वो कई बार रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं और फर्टिलिटी भी कम होने लगती है। इट ऑल्सो हेल्प। अब देखिए, मैंने कहा दोनों संभावनाएं, यदि कोई कैरेक्टर अच्छा है, कोई अच्छा कैरेक्टर है जो सुपीरियर कैरेक्टर है, वो भी होमोजाइगस हो जाएगा, सुपीरियर जीन कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन खतरा टला नहीं है, क्योंकि खतरनाक जीन भी, म्यूटेंट जीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो भी होमोजाइगस हो सकते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प इन अक्यूमुलेशन ऑफ द सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ द लेस डिजायरेबल जीन के। दोनों पॉसिबिलिटी यहां पर। Therefore, this approach where there is selection at each step increases the productivity of the inbreed population। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन एट ईच स्टेप। मैंने आपसे कहा ना, एक जनरेशन बनाया एनिमल का, सबसे अच्छे मेल को निकाल लिया, सबसे अच्छे फीमेल को निकाल लिया, उनको ब्रीड कराया, बाकी सबको अलग कर दिया। अब उनसे जनरेशन बना, उसमें सबसे अच्छा मेल सबसे अच्छा फीमेल को निकाला, उनको ब्रीड कराया। तो इन एवरी जनरेशन हम सिलेक्शन कर रहे हैं एनिमल्स का, ठीक है, और इनब्रीड कर रहे हैं। However, हालांकि कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग से, स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग से, क्लोज के मतलब एक ही एंसेस्टर हो, एक ही माता पिता हो और उनके संतानों को आपस में क्रॉस कराओगे, क्लोज इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि मदर फादर कॉमन उठ के, तो उनसे हमने क्रॉस कराया, तो उससे क्या होता है कि फर्टिलिटी कम होने लगती है और इवन प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, और इससे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो वाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन के,
इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि क्लोज इनब्रीडिंग कराने पर होता यह है कि एनिमल्स जिनके कॉमन एंसेस्टर हैं उनको क्लोजली इनब्रीड कराएंगे, आप उनको आपस में क्रॉस कराएंगे तो उससे फर्टिलिटी कम होने लगेगी, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता भी कम होने लगेगी। इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं इसे हम, ठीक है। When this become a problem, जब ये एक समस्या बन जाता है, अब इसमें एनिमल का प्रोडक्शन भी कम हो गया है, फर्टिलिटी रेट भी कम हो गया है, तो सिलेक्टेड एनिमल ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी मेटेड विथ अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड के। अब क्या करते हैं, जब ऐसा होता है, जब ऐसा होने लगा है कि प्रोडक्टिविटी कम होने लगी है, फर्टिलिटी रेट गिर गया है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है उस अब इनब्रीडिंग ना करा के हम क्या करते हैं, हम उसी ब्रीड का ऐसा एनिमल लेते हैं, सुपीरियर मेल लिया है, सुपीरियर फीमेल लिया, जो अनरिलेटेड हो, मतलब जिसके माता पिता कॉमन ना हो साथ में। भाई देखो ऐसा है ना कि एक वंश है, ये माता पिता थे, ये इनके बच्चे थे, ठीक है, ये इनके बच्चे थे, ठीक है, ये इनके बच्चे थे, ये इनके बच्चे थे, ठीक है ना। अब ऐसे यहां पे होगा, यहां पर भी मैंने आपसे कहा कि यहां पर भी ऐसे जो है वो, ठीक है, ऐसे ऐसे यहां पर भी जो है वो, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसे करते करते एक ब्रांच निकलेगी, गोत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यही तो है। तो अब क्या होगा कि आपने क्या किया, अब आपको लगा कि भाई इनब्रीडिंग, तो आप पहले क्या करते हैं, आप पहले क्लोज इनब्रीडिंग कर रहे थे आप। अब आपने क्या किया, देखा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, तो आपने क्या किया, अब की बार आपने जो है वो इसको ब्रीड कराया, इसके साथ ब्रीड सेम है पर पेरेंट अलग अलग हो गए। मतलब कॉमन पेरेंट कहां पे था, कॉमन पेरेंट इनका जो है वो यहां पर था, कॉमन पेरेंट यहां पर था इनके, बाकी उसके बाद तो पेरेंट अलग अलग होते चले गए इनके, है ना। तो हमने क्या किया, ऐसे क्रॉस कराया, इससे हमें क्या हेल्प मिलता है, इससे हम फर्टिलिटी को रिस्टोर कर पाते हैं और यील्ड को रिस्टोर कर पाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम आउटब्रीडिंग के। आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड और बट नॉट हैविंग ए कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। क्या लिखा है, आउटब्रीडिंग को, जिसको जब देखिए आउटब्रीडिंग इज अ बिग कॉन्सेप्ट। आउटब्रीडिंग में आप अनरिलेटेड कोई भी मेल फीमेल को क्रॉस करेंगे वो आउटब्रीडिंग आएगा। पर आउटब्रीडिंग के टाइप होते हैं, जैसे आउट क्रॉसिंग टाइप होता है, क्रॉस ब्रीडिंग टाइप होता है, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी आउटब्रीडिंग का एक टाइप होता है, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग 3 तरह का होता है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप उस एनिमल से क्रॉस कराते हैं एक एनिमल को जिनके बीच में कोई भी कॉमन एंसेस्टर, एक समान पूर्वज 4 से 6 पीढ़ी में ना रहा हो, उनको क्रॉस कराते हैं। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. क्लियर बेटा, ठीक है। देखिए आउटक्रॉसिंग कहा है इसको हमने, जब डिफरेंट ब्रीड को, देखो अब ब्रीड अलग अलग कर दिया। देखो यदि आउटक्रॉसिंग में क्या हो गया, यदि सेम ब्रीड, ध्यान से बात सुनना, ये एमसीक्यू है, आउटक्रॉसिंग में यदि सेम ब्रीड है, ठीक है, अनरिलेटेड एनिमल, उसमें सेम ब्रीड में अनरिलेटेड एनिमल को क्रॉस किया हमने, सेम ब्रीड जिसमें अनरिलेटेड एनिमल है, अनरिलेटेड का मतलब 4 से 6 पीढ़ी में उनका पूर्वज या कोई भी एंसेस्टर कॉमन नहीं रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे हम आउट क्रॉसिंग बोलेंगे, इसको हम आउट क्रॉसिंग बोलेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंट ब्रीड के एनिमल को हमने आपस में क्रॉस कराया, तो क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग, इसको हम बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। और जब हमने डिफरेंट स्पीसीज में क्रॉस कराया, जब डिफरेंट स्पीसीज में क्रॉस कराया तो क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे बेटा तब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। तो मतलब आउट ब्रीडिंग के 3 टाइप हो गए। पहला टाइप क्या हो गया बेटा कि हमने जो है वो ऐसे एनिमल को क्रॉस कराया जो सेम ब्रीड के हैं लेकिन अनरिलेटेड है, जिनके बीच में 4 से 6 जनरेशन से कोई पूर्वज कॉमन नहीं है, कोई भी माता पिता कॉमन नहीं है उनको क्रॉस कराएंगे तो आउट क्रॉसिंग बोलेंगे। और क्रॉस ब्रीडिंग में हम 2 डिफरेंट ब्रीड के एनिमल को क्रॉस कराएंगे, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन में हम 2 डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल को आपस में क्रॉस कराएंगे, ठीक है। देखिए आउट क्रॉसिंग,
दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मैटिंग एनिमल्स विथ इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड। 4 से 6 पीढ़ी के बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मैटिंग इज कॉल्ड इज नोन एज एन आउटक्रॉस के। तो आउटक्रॉस, जब आउटक्रॉसिंग कराएंगे तो उनके बच्चों को हम आउटक्रॉस बोलेंगे हम, ठीक है। इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी फॉर इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल के। तो सिंपल सी बात है कि ये प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बेस्ट मेथड होता है के। ए सिंगल आउटक्रॉस also often help to overcome the inbreeding depression के। एक बार आउट क्रॉस करा देंगे उससे आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्रॉस ब्रीडिंग की बात करते हैं। इस मेथड में सुपीरियर मेल को हम के एक ब्रीड के सुपीरियर मेल को हम दूसरे ब्रीड के सुपीरियर फीमेल से हम क्रॉस करते हैं। इससे हमें जो है वो दोनों ब्रीड के अच्छे कैरेक्टर हमें एक एनिमल के अंदर देखने मिलते हैं। द प्रोजनी हाइब्रिड एनिमल में देमसेल्फ भी यूजफुल कमर्शियल प्रोडक्शन के। इससे हमें हाइब्रिड एनिमल देखने मिलते हैं के। तो क्या किया बेटा हमने क्रॉस ब्रीडिंग में, हमने 2 डिफरेंट ब्रीड के मेल और फीमेल, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को क्रॉस कराया हमने, और दोनों के कैरेक्टर हमको एक कॉमन एक जगह पर देखने मिले, ठीक है। अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग एंड सिलेक्शन टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड दैट मे बी सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग ब्रीड के। तो इससे क्या एक फायदा होता है कि जब हम 2 डिफरेंट ब्रीड को आपस में क्रॉस कराते हैं तो उससे कई बार हमको एक बेहतर ब्रीड मिल जाती है जो अपने दोनों पूर्वज, दोनों एग्जिस्टिंग ब्रीड से बेहतर होती है। तो हर बार हम इस प्रकार से जो एक नई ब्रीड को इवॉल्व करते हैं, नई ब्रीड को हम तैयार करते हैं। और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपसे है तो है, ठीक है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो है बेटा हिसारडेल। हिसारडेल इज ए न्यू ब्रीड ऑफ शिप, भेड़ की एक नई ब्रीड है जिसको जो है वो पंजाब में डेवलप किया गया था। 2 तरह की भेड़ को क्रॉस कराया गया, बीकानेरी ईव्स को और मैरिनो रैम्सकोट के। तो हमने बीकानेरी भेड़ को हमने मैरिनो भेड़ से क्रॉस कराया और उससे हमको क्या मिला, उससे हमको जो है हिसारडेल नाम की एक नई ब्रीड मिली, ठीक है, क्लियर। तो हिसारडेल इज a new breed of sheep developed in Punjab by crossing Bikaneri Eves and Merino Rams के। आप देख रहे हैं नंबर, पहले नंबर पे दिखाई पड़ रहा है ये बीकानेरी ईव्स से, दूसरे नंबर पे जो है वो जो है ये बीकानेरी ईव्स से और ये मैरिनो रैम से, और इससे ये बनी है हिसारडेल, ठीक है। ये 2 डिफरेंट ब्रीड है, इनको क्रॉस करके हमने एक ऐसी ब्रीड तैयार किया हमने जो दोनों के कैरेक्टर उसके अंदर हमें देखने मिल रहे हैं, दोनों के कैरेक्टर उसके अंदर हमको देखने मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक। फिर ऐसे कही, देखिए हमने जैसे गाय की साहिवाल ब्रीड को तैयार किया, भैंस की मुरहा ब्रीड को, याद रखिए ये भी जो है ये भैंस की सबसे अच्छी इंडिया के अंदर भैंस की या बफेलोस की सबसे अच्छी ब्रीड जो मिल्क प्रोडक्शन में बेहतर रहती है वो है मुर्रा, ठीक है। और गाय की है साहिवाल, ठीक है। ये भी ऐसी ब्रीड है जिनको जो है लगातार प्रिजर्व कर रही गवर्नमेंट और इनसे और ब्रीड को वो डेवलप कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। इस विधि में मेल और फीमेल एनिमल जो है वो 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, तो कि स्पीसीज ही अलग अलग है। और एक बात अच्छी जरूर है कि आप यहां पर जब 2 डिफरेंट स्पीसीज को क्रॉस करा रहे हैं तो नंबर 1 प्रकृति का नियम है कि प्रजातियों की अपनी एक नेचुरल सीमा रेखा होती है, हर स्पीसीज की अपनी एक बाउंड्री होती है, उसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। 2 स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं, लेकिन यदि आपने किसी प्रकार से इंटरब्रीड करा दिया, आपने किसी प्रकार से इंटरब्रीड करा दिया ना, तो जो संतान बनेगी वो फर्टाइल नहीं होगी, याद रखना, संतान फर्टाइल नहीं होगी। दिस इज दी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, मेयर ने दिया था के। उन्होंने कहा था कि प्रकृति में एक प्रजाति जो होती है वो आपस में इंटरफर्टाइल एनिमल्स से बनी होती है, और 2 प्रजातियां आपस में फर्टिलिटी को शो नहीं करती, उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, ठीक है। यदि किसी कारण से आपने करा भी दिया उसमें, तो जो संतान बनेगी वो स्टेराइल होगी, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है। In some case, the progeny may combine desirable feature of both pro-parent, may with considerable economic value से mules, खच्चर की बात करते हैं हम के, जो mules हैं वो घोड़े और गधे को क्रॉस करा के बनाया गया उसको, ठीक है। देखते हैं, देखिए है ना, आपने जो है ये देखिए म्यूल्स में जो कैरेक्टरिस्टिक के, एंड इट इज हैविंग द स्ट्रांग बॉडी एज फ्रॉम द हॉर्स के समान इसकी स्पीड तेज है कंपैरेटिवली के, और ये फुर्तीला है हॉर्स के समान के, और डोंकी के समान इसकी जो है वो वजन को कैरी करने की क्षमता है, और उसके समान जो है ये जैसे हॉर्स इज थोड़ा सा हॉर्स वोलेटाइल एनिमल है, थोड़ा सा जो है वो चंचल एनिमल बोल सकते हैं उसको हम के, जो जबकि जो एस होता है वो गोधा होता है वो बहुत
सारे काम करने में वो मालिक की सुनने वाला एनिमल होता है। तो जो है कुल मिला के फिजिकल कैरेक्टर, उसके अपनी एनिमल की अपनी जो भी उसकी मेंटल कैपेबिलिटी, उसको भी ध्यान में दिमाग में रखा हमने, और हमने क्रॉस करा दिया और हमने म्यूल्स को तैयार किया। देखिए थिन लिम्स हो गए के, स्लाइडली कर्व्ड बैक जो होता है वो हमको कहां से आया, वो हमको मिल गया कहां से, हमको वो हॉर्स से मिला हमें यहाँ पेट के। फिर देखें आपका ओवरऑल जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो हॉर्स और एस के डंकी के बीच का है, ठीक है। देखिए अब यदि आप मेल गेमिट आप डोंकी का लेते हैं, ठीक है, और फीमेल गेमिट आप हॉर्स का लेते हैं, तो बनता है म्यूल के। मेल गेमिट डोंकी का, ठीक है, और फीमेल गेमिट हॉर्स का, ठीक है। तो क्या बना? म्यूल बना। दिख रहे हैं आप, ठीक है। फिर यदि आपने मेल गेमिट लिया, आपने हॉर्स का, मेल गेमिट आपने हॉर्स का लिया, ठीक है, फीमेल गेमिट आपने जो है वो डोंकी का लिया आपने, तो हिनी बनता है, ठीक है, इस दी हिनी, ठीक है। मेल और फीमेल गेमिट डोंकी के होंगे तो डोंकी बनेगा, मेल और फीमेल गेमिट जो है वो हॉर्स के होंगे तो हॉर्स बनेगा, ठीक है। जब आपने मेल गेमिट डोंकी का लिया, मेल डोंकी को आपने फीमेल जो है वो हॉर्स से क्रॉस कराया आपने, तो क्या बना? म्यूल्स बनेंगे आपने, ठीक है। फिर आपने मेल हॉर्स को आपने फीमेल डोंकी से क्रॉस कराया तो हिनी बनेगा, ठीक है, क्लियर। और दोनों ये स्ट्राइल होते हैं, ठीक। क्यों अब इनके बेबी क्यों नहीं होते? इनके कारण उसके पीछे ये होता है कि दोनों में क्रोमोसोम के सेट अलग अलग होते हैं, यानी जो हॉर्स का क्रोमोसोम का सेट है वो एस के क्रोमोसोम के सेट से अलग है, और दोनों आपस में प्रॉपर पेयरिंग नहीं कर पाते हैं। जब प्रॉपर पेयरिंग नहीं कर पाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा नहीं बन पाता है, तो मियोसिस नहीं हो पाएगा, और मियोसिस नहीं हो पाएगा तो गैमेट नहीं बनेंगे, और गैमेट नहीं बनेंगे तो बेबीज नहीं हो सकते, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह, जो ब्रीडिंग है, एनिमल ब्रीडिंग की बात करें, इतना बड़ा कमर्शियलाइज हिस्सा हो चुका है इसका बेहतर एनिमल के लिए कि आप देख रहे हैं कि ये इंडिया मार्ट पर बाकायदा जो है वो एक एड लगा हुआ है कि ये विज्ञापन, इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है जिसमें कि जो है वो कई सारे बड़े वेंडर वहां पर अवेलेबल होते हैं। कि आप देखिए मुर्रा बुल सुल्तान, एक बड़ा फेमस जो है वो बुल है सुल्तान, उसका जो है वो सीमेन जो है वो सेल के लिए अवेलेबल है, के ब्रीड उसकी है मुर्रा बफेलो के, ब्रांड उसका है सुल्तान मुर्रा बुल के, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कम से कम आपको 30 पीस मंगाने पड़ेंगे आपको, और ये सीमेन जो है वो आपको 1 एम्प्यूल मिलेगा। 1 एम्प्यूल तब इंजेक्शन के समान होगा ये, और ये बेसिकली क्या होगा कि ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की होगा, यानी जिस आपको जो है वो बफेलो को, फीमेल बफेलो को क्रॉस कराना है तो उसके लिए बेहतर क्वालिटी के सीमेन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो यहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप सोचिए, ठीक है। तो अब ये एक नई चीज है यहां पे, क्योंकि आपने दो डिफरेंट एनिमल को क्रॉस कराने के लिए बोलेंगे तो ये एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्रीडिंग सीजन में है या नहीं है, एनिमल जो है वो कॉपुलेट करता है कि नहीं करता है, ये एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है। हमने वो संभावनाएं भी खत्म कर दी। हमने क्या किया, हमने जो है वो बेहतर एनिमल का मेल के हमने स्पर्म को निकाला हमने, और बेहतर सुपीरियर मेल के स्पर्म को निकाला हमने, क्रायो प्रिजर्वेशन किया उसका हमने, और उस स्पर्म को हमने अलग अलग जो है जितना चाहिए जो है वो फर्टिलाइजेशन के उतना स्पर्म लिया हमने, और उसको फीमेल के अंदर हमने इंजेक्ट कर दिया हमने। इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। Controlled breeding experiment are carried out using artificial insemination. The semen is collected from the male that has chosen as parent and injected into the reproductive tract of the selected female by the breeder. ठीक है, यहाँ पर नेचुरल कॉपुलेशन की संभावनाएं खत्म। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो है वो एक जिस मेल को हमें पेरेंट के रूप में यूज करना है उसका सीमेन लिया हमने, और जिस फीमेल में हमको बच्चा चाहिए उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हमने उसको सीमेन को हमने रिलीज कर दिया। ठीक है, सीमेन में बी यूज्ड इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन एंड यूज्ड एट लेटर स्टेट। के या तो सीमेन निकाल के आपने तुरंत यूज कर लिया, या आपको कुछ समय रखना है, सीमेन को प्रिजर्व रखना है, तो आप क्या टेक्निक यूज करेंगे, आप यूज करेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। आप क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज करेंगे, और जिसमें -1996 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम जो है सीमेन को प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय के लिए। ठीक है, फ्रोजन फॉर्म इनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां पे फीमेल होती है वहां पर, और वहां पर हम इसको जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मैटिंग। के कई बार एनिमल को नॉर्मल मैटिंग के लिए रखते हैं लेकिन एनिमल आपस में मैट नहीं करता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो वो सारी समस्याएं इससे खत्म हो जाती हैं।
ऑफन द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल इज फेयरली लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट। अब जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो चांस होता है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन इज ए चांस इवेंट। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब मैं पढ़ा था आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तब भी मैंने कहा था कि फर्टिलाइजेशन एक जो है बाई चांस होने वाली घटना होती है। तो कई बार नेचुरल मैटिंग कराने पर भी जो है वो संतान नहीं होती है, कई बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया तो भी जो है कई राउंड करने पड़ते तब जाके जो है वो फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें और चांस को बढ़ाना है टू इंप्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड अदर मीन्स आर ऑल्सो। तो हम दूसरे कुछ तरीके अपनाते हैं, जैसे कि वेरी वेरी आईएमपी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन नीट, ठीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में बोलते हैं मॉइट। मॉइट का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, मॉइट का संबंध किस चीज से ये एग्जाम में पूछ सकते हैं हम के, तो मॉइट का फुल फॉर्म डाल लीजिए मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम जो ये फीमेल जो होती है, जो फीमेल एनिमल होता है उसको हार्मोन देके हम इंड्यूस करते हैं कि वो एक बार में एक ओवम को रिलीज ना करे बल्कि कई सारे ओवम को रिलीज करे, ठीक है। देखिए, इन दिस मेथड ए काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन विथ FSH लाइक एक्टिविटी के, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के समान एक्टिविटी वाले हार्मोन को हम काऊ को लगाते हैं के। इससे क्या होता है कि उसकी जो ओवेरियन फॉलिकल है उनका मैच्योरेशन फास्ट होता है और सुपर ओवुलेशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर ओवुलेशन? नॉर्मल ओवुलेशन में एक बार में एक ओवम निकलता है, नॉर्मल ओवुलेशन में एक बार में एक ओवम जो है वो निकलता है, लेकिन जब सुपर ओवुलेशन होगा तो एक ओवरी कई सारे ओवम को रिलीज करेगी के, तो बजाय एक एक के वो 6 से 8 एक को प्रोड्यूस करेगा। इससे हम बोलते हैं सुपर ओवुलेशन कहते हैं। क्लियर? तो सुपर ओवुलेशन में क्या होगा बेटा, एक एक की बजाय जो ओवरी है वो 6 से 8 एक को प्रोड्यूस करेगी ओवरी, ठीक है। क्लियर? The animal is either mated with elite bull और artificial insemination। अब क्या किया हमने, कुल मिला के देखो, सीमेन तो हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल दिया, लेकिन ओवम एक था, पहले एक ही था, एक की संख्या एक ही थी, इसलिए वो फर्टिलाइज होगा नहीं होगा संभावना कम थी। हमने उन संभावनाओं को 8 गुना बढ़ा दिया, हम वही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन इस बार एक जो है वो 6 से 8 एग निकले, तो कोई ना कोई तो फर्टिलाइज होगा, ठीक है। चांस इवेंट को बढ़ा दिया हमने यहाँ पे। फिर the fertilized egg at 8 to 32 cell stage are recovered non-surgically and transferred to surrogate mother। अब क्या किया आपने, जो फर्टिलाइज, अब मान लो फॉर एग्जांपल एक बार में 6 से 8 एग निकले, ठीक है, ओवम निकले, और उनको जो है स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, तो अब माना आपने कि 8 में से जो है वो तीन ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो चुके हैं, मतलब 3 एम्ब्रियो बन रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक एम्ब्रियो को छोड़ा आपने और बाकी 2 एम्ब्रियो को निकाला आपने और दूसरी 2 मदर के आपके यूट्रस में आपने इंप्लांट कर दिया उसको। मतलब आपने क्या किया, आपने जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया आपने, और उसके एक ओवम को छोड़ा जो फर्टिलाइज था और बाकी 2 को निकाला, एक तो उसी के गर्भ में हो जाएगा या उसको भी निकाल लिया, तीसरे 2-3 मदर में लगा दिया आपने उसको के, तो उससे इसे सरोगेट मतलब होता है कि यूट्रस किसी और, यानी फर्टिलाइजेशन वहां नहीं हुआ, किसी और के यूट्रस में जो है बच्चे को इंप्लांट कर दिया, ठीक है। तो क्या किया आपने, नॉन सर्जिकली आपने फर्टिलाइज एक को निकाला और उसको अपने सरोगेट मदर को ट्रांसफर कर दिया। अब मान लो आपने सभी जितने भी एम्ब्रियो थे, जितने भी ओवम फर्टिलाइज हुए, सबको निकाला आपने। कब निकाला आपने, जब वो 8 से 32 सेल स्टेज में थे, मतलब इंप्लांटेशन की स्टेज में एम्ब्रियो बन चुका था, तब आपने निकाला उसको और निकाल के आपने 3 अलग मदर के यूट्रस में इंप्लांट कर दिया। अब जो मदर थी, जेनेटिक मदर थी, वो फिर फ्री होगी, आप फिर से सुपर ओवुलेशन कर सकते हैं कि जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओवुलेशन। This technology has been demonstrated for cattle, sheep, rabbit, buffalo, mares के। इसका इस्तेमाल जो है भेड़ जो है वो भेड़ के लिए और जो है वो बकरियों के लिए, बफेलोस के लिए, रैबिट के लिए, कैटल्स के लिए आसानी से कहीं किया गया है, ठीक है। हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी लीन मीट विथ लेस लिपिड मीट यील्डिंग बुल्स have been breed successfully to increase the herd size in short time के। इस मेथड से क्या होता है कि कम समय में हम जो है वो ऐसे बेल मिल सकते हैं, हमको ऐसे कैटल मिल सकते हैं जिनसे बेहतर मीट मिलता हो, लेस फैट होता हो उनके दर्द के, ऐसे हमको जो है वो एनिमल मिल सकते हैं जिनसे बेहतर हमको जो है मिल्क मिलता हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब हम एक बात समझे, कुछ ऐसे टर्म यहां पर आए हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉइट, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर ओवुलेशन, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट क्रॉस, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटब्रीडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट क्रॉसिंग। तो ये सारे जितने टर्म आए ना, ये सारे टर्म ही क्वेश्चन एग्जाम का, याद रखना, ये टर्म जो है ना वही क्वेश्चन के। व्हाट इज हिसारडेल, ये क्या चीज है, कैसे तैयार किया गया। व्हाट इज म्यूल, कैसे तैयार किया गया। ये जितने कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए यही एग्जाम के बेटा क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये तो बात किया हमने, किसके ऊपर हमने बात किया, ये एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर, कि ब्रीडिंग में, और याद रखना ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने लास्ट लिखवाया ना आपको, वो ही एग्जाम में पूछाता है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बेटा बी कीपिंग के ऊपर। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो हमारा जो किसान खेती करता है वो केवल गेहूं या चावल, चावल दाल या जो भी फसल, सोयाबीन, उसको उगाता है और उसकी फसल का इंतजार करता है। लेकिन जो समृद्ध किसान होता है, जो इकोनॉमिकली जो अच्छा कर रहा होता है, जो किसान के या जो फॉरेन का किसान है, वो क्या करता है, वो अपने खेत में केवल खेती करने के अलावा वो सब्जियां भी उगाता है थोड़ी बहुत, वो दवा वाले जो मेडिसिनल प्लांट है वो भी उगाता है, बकरियों को भी पालता है, मुर्गियों को भी पालता है, मधुमक्खियों को भी पालता है, फ्लावरिंग प्लांट्स लगाता है। फ्लावर्स बिकते हैं, महंगे फ्लावर बिकते हैं। तो एक्चुअली में यदि आपने पूरी की पूरी एग्रीकल्चर लैंड को आपने जो है वो एक बिजनेस के रूप में तैयार किया, आपने कि एक बेहतर बिजनेस मॉडल के रूप में, कि इसमें फ्लावरिंग प्लांट भी होना चाहिए, फ्लावर को भी बेचेंगे, सब्जियां उगनी चाहिए 12 महीने वाली, वो भी बेचेंगे इसमें हम इसमें जो है वो कुछ ट्री लगाएंगे, आम का फल से आम निकलेगा, वो बेचेंगे हम नॉर्मल क्रॉप तो लगा ही रहे, साथ में हम कुछ चीजों को और भी कर सकते हैं। तो बी कीपिंग एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, मधुमक्खी पालन, क्योंकि इसमें खर्चा भी कम होता है और इसमें जो है वो ज्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। बी कीपिंग को हम जो है वो टेक्निकली एपीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, ठीक है बेटा। बी कीपिंग एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव, यहां पे मधुमक्खी के छत्तों को बनाए रखा जाता है और हनी का, शहद का प्रोडक्शन किया जाता है। इट्स एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री के, ये एक बहुत छोटा उद्योग है जो लंबे समय से चला आ रहा है। अभी जब मैं एक बार अभी कुछ महीनों पहले, मैं 1-2 महीने पहले मैं जब कॉन्फ्रेंस में दुबई गया था, तो वहां मुझे जो है दुबई में एक ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर मिले मुझे, डॉक्टर ग्लैंड के। वो ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर थे, वहां के हेल्थ डिपार्टमेंट के वो हेड थे, कभी हेड रहे होंगे, अभी वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो वो भी कॉन्फ्रेंस में आए थे एज ए चीफ गेस्ट। तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा उनसे कि सर आपके फैमिली में और कौन कौन डॉक्टर है। उन्होंने कहा मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बेटे मेरे डॉक्टर नहीं हैं। तो मैंने कहा क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो मधुमक्खी पालन करते हैं वो, ठीक है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ब्रांड का नाम बताया, उन्होंने कहा कि ये ब्रांड आपने सुना है सुपर स्टोर में। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने लिया नहीं होगा। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियन हनी का ब्रांड है, कि ऑस्ट्रेलिया का एक हनी है, वो ब्रांड जो है उन्होंने लॉन्च किया हुआ है और उन्होंने खेत ले रखे, खेत में वो मधुमक्खी पालन करते हैं और हनी को निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको बेचते हैं। और बड़ा दुनिया में बड़ा फेमस जो सबसे अच्छा जो हनी आता है, शहद कहीं से आता है तो वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। आप सोचिए, एंड दे हैव ह्यूज टर्नओवर, बड़ी कंपनी खड़ी कर ली उन्होंने केवल शहद को बेचकर, ठीक है। तो एक्चुअली बात यह है कि हनी जो एपीकल्चर है, ये एक बड़ा बेहतर व्यवसाय में से एक है। हनी इज ए फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड ऑल्सो फाइंड यूज इन इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद की कई दवाओं में शहद का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस हनीटस के नाम से कफ सिरप भी आता है, हनीटस, ठीक है। तो हनी जो है वो यूनानी मेडिसिन में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हनी इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए हम देख रहे हैं, ये हम जो है बी हाइव को देख रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ते को देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम जो है वो जिसका इस्तेमाल कॉटेज इंडस्ट्री में करते हैं या अपने खेतों में करते हैं। तो ये मधुमक्खी पालन के लिए इस प्रकार के छत्ते होते हैं। इसमें जो है वो हम रानी मक्खी को जो क्वीन बी होती है उसको इसमें प्लेस करते हैं, बाकी मक्खियां भी साथ में शिफ्ट कर जाती हैं उसके, और इनको हम पालते हैं, ठीक है। हनी भी जो शहद की मक्खी है वो उससे वी वैक्स भी मिलता है हमको। वी वैक्स का इस्तेमाल जो है वो शू पॉलिश में होता है, वी वैक्स का इस्तेमाल कार पॉलिश में होता है, और वी वैक्स इज ए वेरी हाई क्वालिटी ऑफ वैक्स, ठीक है। कई इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक बनाने में होता है, पॉलिश बनाने में होता है, ठीक है। द इंक्रीज डिमांड ऑफ हनी हैज लेड
द लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस के आज शहद की डिमांड बड़ी बढ़ गई है, क्योंकि कारण ये डाबर हनी, कई सारे ब्रांड हनी के आ गए हैं, क्योंकि लोगों को शहद के लिए कॉन्शियस है लोगों को लगता है वेट लूज करना है, नॉर्मल शक्कर खाने में कई केमिकल होते हैं उसके अंदर, वो नहीं खाना है, तो वो शहद पे शिफ्ट कर गए। लोग बाग ब्लैक टी पीते हैं विथ हनी, हनी का बड़ा क्रेज है। इट हैज बिकम एन एस्टेब्लिश इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री वेदर प्रैक्टिस ऑन ए स्मॉल और लार्ज स्केल के। आज बी कीपिंग जो है या एपीकल्चर है वो बड़ा एस्टेब्लिश इंडस्ट्री बन चुका है कि आप चाहे छोटे स्तर पे करें चाहे बड़े स्तर पे करें, शहद बिकता है और अच्छे दामों में बिकता है। ठीक है, बी कीपिंग can be practiced in any area where there is sufficient bee pasture of some wild serve fruit orchids and cultivated crops के। देखिए, आपको यदि कहीं पे बी कीपिंग करना है, एपीकल्चर करना है आपको, तो आपको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा वहां पे जो है वो कई इस तरह के प्लांट अवेलेबल हो जो हनी बी जैसे नेक्टर लेती हो, क्योंकि हनी बी कहाँ पे अपना भोजन लेगी, प्लांट तक भोजन तक जाएगी। तो फ्लावरिंग प्लांट होना चाहिए, कल्टिवेटेड क्रॉप होना चाहिए, कुछ सर्व झाड़ियां होना चाहिए, तो वहां पर हनी बी जो है वो आसानी से अपना फूड ले पाती है। के सेवरल स्पीशीज हनी बी की हम कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन स्पीशीज जो है वो है एपिस इंडिका, वेरी वेरी आईएमपी के। यानी एपीकल्चर में सबसे अच्छी मधुमक्खी जो है एपिस इंडिका है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि इसका तो हनी बेहतर क्वालिटी का होता है, हनी का प्रोडक्शन अधिक होता है, दूसरा ये लेस एग्रेसिव है, कम खतरनाक है। बाकी हनी बी जो है वो एग्रेसिव होती है। बी हाइव कैन बी केप्ट in one's courtyard, on the veranda of the house and even on the roof के। बी हाइव को हम कहीं भी रख सकते हैं, और बी कीपिंग जो है वो लेबर इंटेंसिव नहीं होता, क्योंकि लेबर सारा काम कौन कर रहा होता है, हनी बी खुद ही कर रही होती है। आपको केवल और केवल इतना काम करना है कि बी हाइव को मेंटेन करना है, और आपको जो फ्लावर्स वगैरह आपने लगा रखे उनका ध्यान रखना है ताकि फ्लावर्स रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो रहे खाने के लिए, तब तो बाहर निकलेगी उठ के। तो हनी बी जो है वो, बाकी आप जो है वो बी हाइव से शहद को लगातार निकाल सकते हैं। ठीक है, बी कीपिंग दो रिलेटिवली ईजी does require some specialized knowledge and there are several organizations that teach beekeeping के। हालांकि आपको जो मधुमक्खी पालन है, बी कीपिंग है, वो देखने में आसान है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको कई ऑर्गेनाइजेशन है, कई एनजीओ काम कर रहे हैं के। एक एनजीओ का नाम मेरे एक परिचित हैं, वो उस एनजीओ में काम करते थे, उसका नाम है अंडर द मैंगो ट्री। अंडर द मैंगो ट्री गूगल कीजिएगा आप, ठीक है, अंडर द मैंगो ट्री एक एनजीओ के। ये इसने भी एक हनी का ब्रांड लॉन्च किया हुआ, नाम ब्रांड का नाम मैं भूल रहा हूं मैं, तो वो डिफरेंट वैरायटी है ना, लीची हनी, ऑरेंज हनी, ऐसे कई उन्होंने जो है वो कई सारे उन्होंने हनी के टाइप जो है उन्होंने जो है मार्केट में लाए हुए। बड़ा महंगा इसका जो हनी है वो अच्छा खासा महंगा हनी है। तो लीची हनी आप लेंगे तो आपको बकायदा लीची का टेस्ट समझ में आएगा, नेचुरली वो नेचुरल है, कोई फ्लेवर को उन्होंने मिक्स नहीं किया है। सिर्फ इतना सा है कि जो मधुमक्खी पालन किया उन्होंने लीची के खेत में किया है, जहाँ पे लीची लगी हुई है। जहां उन्होंने ऑरेंज के खेत में किया वहां पे उन्होंने ऑरेंज हनी निकाला है, तो उसमें ऑरेंज का नेक्टर होने का ऑरेंज का स्वाद उसके अंदर आता है। ठीक है, मेलिटोपेलेनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मेलिटोपेलेनोलॉजी बायोलॉजी की वो शाखा होती है, वह ब्रांच होती है जिसमें कि हम हनी के अंदर मिलने वाले पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं। मेलिटोपेलेनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट इनसाइड द हनी। शहद में मिलने वाले परागकणों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को हम क्या बोलते हैं, मेलिटोपेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब बी कीपिंग के लिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट ऑफ द बी। अब जिस इंसेक्ट को पाल रहे हो आप, उसके आपको लाइफ साइकिल मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो जो बी है, उस बी का जो है वो नेचर किस तरह का, हैबिट किस तरह की उसकी। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव को कहां रखना है ताकि मधुमक्खी बाहर निकल के अपने फूड को ले सके। ठीक है, वो भी जरूरी जानना। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म ग्रुप ऑफ बीज के, यानी आपको यदि एक हाइव से दूसरा हाइव भी तैयार करना है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कैसे आपको जो है मधुमक्खियों को शिफ्ट करना है, एक हाइव से दूसरी हाइव में शिफ्ट करना है, वो भी ट्रेनिंग दी जाती है उसकी। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग मौसम में आपको बी हाइव को कैसे मेंटेन करना है, सर्दी में, बरसात में, गर्मी में कैसे मेंटेन करना है। एंड हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ द हनी एंड वी वैक्स, कैसे आपको हनी निकालना है, कैसे वी वैक्स को निकालना है ताकि मक्खियों को डैमेज ना हो और आप अपना वी वैक्स निकाल सकें, हनी निकाल सकें आप। ठीक है, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है इसकी। बीज आर द पॉलिनेटर ऑफ मेनी ऑफ अवर क्रॉप स्पीसीज, सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल एंड पीयर के नेचुरल पॉलिनेटर होते हैं।
कीपिंग बी हाइव इन क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीज द पॉलिनेशन इफिशिएंसी। देखिए एक फायदा भी होता है, यदि बी हाइव मधुमक्खी पालन किया है तो आपकी क्रॉप का पॉलिनेशन कई गुना बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे आपका प्रोडक्शन भी ओवरऑल बढ़ जाता है। दोनों को फायदा, किसान को भी फायदा हो गया ये, और क्रॉप, किसान को तो फायदा हर तरफ से, हनी बी से हनी निकल रहा है, वीवेक्स मिल रहा है, इधर क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसको, तो सब तरफ उसको विन विन पोजीशन में वो, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अलावा कौन सी और इंडस्ट्री होती है जो बड़ी बड़ी, बड़ी इकोनॉमिकली वाइबल इंडस्ट्री, वो होती है वो फिशरीज। दुनिया भर में कई सारे जो है वो जहाज ऐसे समुद्र में घूम रहे होते हैं जो डीप ओशन से मछलियां पकड़ रहे होते हैं। हर कंट्री का अपना जो है वो एक होता है, उसका अपना एक वाटर जो है वो, हर कंट्री का अपनी एक जल सीमा होती है, वाटर बाउंड्री होती है, और उस वाटर बाउंड्री में वो कंट्री अपना शिपिंग कर सकते हैं, वो अपना जो उसमें शिपिंग जो है वो फिशिंग कर सकते हैं, उसमें मछलियां निकाल सकते हैं। मछलियां जो है, फिशेस जो है वो हमारी ह्यूमन डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब समझ लीजिए कि आप आज मछलियों का कंजम्पशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है फिशेस का, क्योंकि कारण उसके पीछे ये है कि जमीन पर जो हम फूड उगा रहे हैं, जो भी हम एनिमल रियर कर रहे हैं, वो कम पड़ रहे हैं। यदि फिशरीज को आप हटा देना तो कई सारी इकोनॉमी, कई शहर जो है उनके पास कुछ काम नहीं रहेगा। गोवा, एक जमाने में कई सारे मछुआरे गोवा के अंदर रहते हैं जो फिश पकड़ने का काम करते हैं। फिशरमैन की पूरी इकोनॉमी जो है वो मछलियों पर टिकी होती है। गोवा में आप यदि पूछेंगे, किसी से बोलेंगे भाई वेज में क्या है, तो आपको आश्चर्य होगा कि वेज में वो मछलियों वाली डिश का नाम लेंगे, फिश फ्राई, फिश फिंगर। अरे पेड़ पे लगती है मछली, लेकिन कल्चर का हिस्सा इतना गहरा बच चुका है कि वहां पे उसको वेज में ही कंसिडर कर रहे हैं। देखिए, है ना, हम डिफरेंट काइंड ऑफ फिश के, समुद्र की मछलियां अलग होती है, फ्रेश वाटर फिश अलग होती है, और ये डाइट का प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है, इनमें हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल कम अमाउंट में होते नहीं होते, प्रोटीन का बेहतर सोर्स होती है। तो ये एज कंपेयर टू रेड मीट और पोल्ट्री मीट, उसकी तुलना में फिशेज आर मच बेटर ऑप्शन। फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, मछलियों को पकड़ना, प्रोसेस करना, उनको बेचना, ठीक है। उसमें जो है वो शेल फिश और दूसरे से कि प्रॉन्स की बात करें, हम क्रैब्स की बात करें, एनिमल भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिश प्रोडक्ट एंड अदर एक्वाटिक एनिमल, जैसे प्रॉन्स, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर फूड के लिए। सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज आर वेरी कॉमन। याद रखिएगा, फ्रेश वाटर फिश का नाम एग्जाम में आता है कतला, रोहू और कॉमन कॉर्प। ये दीज आर दी फिशेज जो फ्रेश वाटर फिश हैं, और इनका सबसे अधिक जो है फूड में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और मैराइन फिशेज जो होती हैं वो हैं हिल्सा, सार्डीन्स, मैक्रेल्स और पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट इज ए डेलिकेसी, इज अ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी पॉपुलर फिश इन ऑल दी 5-स्टार होटल्स, ठीक है। तो पॉम्फ्रेट हुए, मैक्रेल हुए, के सार्डिन्स हुए, हिल्सा हुआ, ये भी इडिबल। तो ये होती है मैराइन इडिबल फिश होती है, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है। और जो फ्रेश वाटर इडिबल फिश है वो है कतला, रोहू एंड कॉमन कॉर्प, ठीक है। फिशरीज हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। मैंने कहा ना कि भारत की अर्थव्यवस्था में मछुआरों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, फिशरमैन्स की पूरी इकोनॉमी इस पर टिकी हुई है, और जो है आप समझ लीजिए, इट प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ फिशरमैन एंड फार्मर्स, पर्टिकुलरली इन कोस्टल, के केरला के तट की बात कर लीजिए आप, गोवा की बात कर लीजिए, एंड कई हिस्से से, मुंबई के अंदर जो मडगांव वाला हिस्सा है, वहां पे कई सारे जो है वो लोग जो है उनका पूरा जीवन ही इस मछलियों के ऊपर चलता है, ठीक है। फॉर मैनी इट इज द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइफ। याद रखिए, यदि ये नहीं होगा ना तो वो उनके पास कुछ नहीं होगा काम करने का काम के। तो फिश इकोनॉमी का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है फिशरीज के। इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फिशरीज, डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन एम्प्लॉयड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन के। तो मछलियों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी कई सारे प्रयास कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, through aquaculture and pisciculture we have been able to increase the production of the aquatic plant animals, both fresh water and the marine water, okay? हम एक्वाकल्चर और पिशिकल्चर के थ्रू जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो ऐसे तालाबों को बनाएं, हम जिन तालाबों से हम मछलियों को हम उसमें जो है ग्रो कर सकें, और हर जगह ने छोटे छोटे विलेज के अंदर भी मछलियों को हम प्रोड्यूस कर सकें उसमें, के। तो इसके लिए हमने एक्वाकल्चर, पिशिकल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि क्या होता है पिशिकल्चर, क्या होता है एक्वाकल्चर। चलिए देखते हैं, दोनों का डिफरेंस नोट कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्जाम में भी ये पूछ सकते हैं आपसे उठ के। पिशिकल्चर इज द फार्मिंग और कल्चर ऑफ जस्ट फिशेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फिश प्रोडक्ट। इट इज ओनली रिलेटेड टू द
फिशेस के। तो पिसीकल्चर के, फिशेस क्या होती है बेटा, मछलियां होती है। तो पिसीकल्चर का संबंध केवल और केवल मछली पालन से होता है, इसमें केवल हम मछली के उत्पादों को पर ध्यान दें। लेकिन एक्वाकल्चर इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट के, एक्वाकल्चर में इज द फार्मिंग एंड कल्चर ऑफ ऑल एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के। इसमें आपका केपकड़ा, इसमें आपका जो है वो क्रैब हुआ, आपका प्रॉन्स हुआ, इसमें के एक्वाटिक प्लांट्स हुए, एक्वाटिक एनिमल्स हुए, के प्रॉन्स हुए, सब इसके अंदर शामिल है। क्रैब, प्रॉन्स, मोलास्का, ठीक है, ये जितने भी मार्केट में अवेलेबल है इडिबल एनिमल जो है मैराइन एनिमल या इडिबल एक्वाटिक एनिमल, वो इसके अंदर किया था एक्वाकल्चर में, ठीक है। द की डिफरेंस बिटवीन एक्वाकल्चर एंड पिसीकल्चर इज दैट द एक्वाकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, रियरिंग, हार्वेस्टिंग द एक्वाटिक फ्लोरा एंड फौना, जितने भी प्लांट हैं और एनिमल के, विथ कमर्शियल वैल्यू इन सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। जबकि पिसीकल्चर इज द कल्चरिंग ऑफ फिश ओनली के। तो पिसीकल्चर का संबंध केवल और केवल मछलियों से, पिसीकल्चर का संबंध केवल और केवल मछलियों से होता है, जबकि एक्वाकल्चर इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इसका संबंध जो है मछलियों के अलावा दूसरे भी एक्वाटिक एनिमल से होता है, ठीक है। दिस लेड टू डेवलपमेंट एंड फ्लोरिशिंग द फिशरी इंडस्ट्री। याद रखिए कि ऑपरेशन ब्लू रिवॉल्यूशन किया गया इंडिया में के। ऑपरेशन ब्लू रिवॉल्यूशन में यह कहा गया कि भाई फिशरीज को बड़ा प्रमोट करो के, मछलियों को प्रमोट करो, ऐसे जो है वो एक्वाकल्चर को प्रमोट करो जिससे कि लोगों की इकोनॉमी और लोग जो है वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके और हमारी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, ठीक है। It has brought a lot of income to the farmers in a particular and country in general के। तो कई लोगों को बताया गया कि भाई देखो तुम अपने खेत में एक छोटा सा तालाब बना लो, दो फायदे होंगे, तुम तालाब से पानी भी स्टोर कर पाओगे, जो रेन वाटर, जो बारिश का पानी इधर उधर चला जाता है, बह जाता है, उसको तालाब में स्टोर कर पाओगे। तो तुमको अपने खेतों में डालने के लिए पानी मिल जाएगा, उसमें मछलियां पालो, तालाब के अंदर मछली पालो, मछली को बेचकर एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी आपको, ठीक है। जैसे हमने क्रॉप प्रोडक्शन गुड के, फसलों को बढ़ाने के लिए अपने आप को, इंडिया भारत जब आजाद हुआ तो बड़ी समस्या ये थी कि हमारे पास में जो है वो खाने को अन्न कम था, तो हमने अमेरिका से अनाज को आयात किया, हमने इंपोर्ट किया, हमने अनाज को। लाल रंग का गेहूं आया, खाने में अच्छा भी नहीं था वो, वहां जो कोई गेहूं नहीं खाता वो गेहूं हमको भेजा उन्होंने। क्या करते हैं, बढ़ता क्या नहीं करता आदमी, खाया। तब हमारे जो उस समय के जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने तय किया कि नहीं, इस देश को हमें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। आपको पता होगा जय जवान जय किसान के, तो किसान की जय क्यों कही गई, क्यों भाई आप किसान ने ही इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। क्या आपको बता दूं मैं कि किसान ने इस देश को अपने पैरों पे खड़ा किया है, हमें किसी से अनाज नहीं मांगना पड़ता है अपने खाने के लिए, वो किसान ही है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे ही जो है सरकार ने जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन किया था, वैसे ही जो है वो ब्लू रिवॉल्यूशन किया गया एक्वाकल्चर को प्रमोट करने के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन पर हम आगे और बात करेंगे जब हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे, अभी हमारा फोकस है एनिमल ब्रीडिंग पर। तो मैंने कहा कि ब्लू रिवॉल्यूशन जो है उसने मछलियों को बढ़ावा दिया, मछली पालन को। द कॉन्सेप्ट ऑफ रैपिड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मैराइन प्रोडक्ट थ्रू द पैकेज प्रोग्राम इज कॉल्ड द ब्लू रिवॉल्यूशन। इसमें क्या, इसको इंडिया में लॉन्च किया गया था, 7th 5-year प्लान में इसको लॉन्च किया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी को स्पॉन्सर किया। उन्होंने कहा कि ये लोगों की मदद करेगी फिशरीज को इंप्रूव करने में, एक्वाकल्चर के लिए एजुकेट करने में, और आर्थिक मदद भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये देखा हमने फिशरीज के बारे में। तो एनिमल के बारे में जितना कुछ, एनिमल के बारे में जितना कुछ जानना था इस चैप्टर में हमने जाना। हमने एनिमल ब्रीडिंग को देखा, हमने बी कीपिंग को देखा, हमने और फिशरीज को देखा हमने, ठीक है, क्लियर, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे हम प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.